इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। कृष्ण भाई राम राम। विनोद भाई राम राम और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बड़ भाई ना हमारी राम राम। तो विनोद भाई, हाँ कृष्ण भाई, तैयारी तो सही चल रही होगी? हाँ बिल्कुल, देखिए खेत की तैयारी भी चल रही है। कुछ किसान भाइयों ने जो है ना चने की भी काश्त लेनी शुरू कर रखी होगी, चने भी बो दिए होंगे। लेकिन एक जो है ना, जो अपना एरिया है ना, उसमें भी एक जो है ना दलहनी फसल आप बो सका। अच्छा, यानी कि मसूर, जिसने आप देसी भाषा मसरी कहते हैं ना। हाँ, कई बार देखा है, थारा भी हमने देखी कि जो दाल है ना मसरी की बढ़िया जिम्मेदार हुआ, और जाड्या में तो खास करके वो गर्म भी हुआ। तो फिर आज जो चर्चा लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम किसानवाड़ी में, मसूर की बिजाई की बात करोगे फिर तो आप? हाँ बिल्कुल विनोद भाई, देखिए जो मसरी है यानी कि जो मसूर है, इसकी जो फसल है ना, अपने सारे हरियाणा में ले सका है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पानी की सुविधा हो, उनमें भी ले सका है। अच्छा, लेकिन जो खास करके अपने जिंदरवाड़े का जो अपना एरिया है ना, उनमें भी आज सिफारिश कर सके हैं कि उस एरिया में भी हम जो है ना ये फसल उगा सका है। लेकिन जो ये मसरी है ना, इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होगा, बिल्कुल, जो सेहत खातर बहुत बढ़िया रहा है। और इसी तरह आप जो जिक्र करेंगे, इसकी कुछ उन्नत किस्में हैं, उनका भी आप थोड़ा जिक्र कर लें। बिल्कुल, उसकी देखो कृष्ण भाई, देखो उन्नत किस्म का बेरा चल लगा जब तो मसूर की दाल हो गई। हाँ, और फिर स्वाद भी आया और जाडे में खास तौर पर। हाँ,
और जब गेला नूने की भी हो, दाल भी हो और चटनी भी गेला हो इसके, और स्वाद आ जाए तो स्वाद बना रहा होगा। लेकिन उन्नत किस्म की जड़े तक बात है, पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा मसर 1 की, जिस नाम छोटे दाने वाली भी कह दिया करे HM1। और या जो किस्म से या पूरे हरियाणा में बिजायता ही या ठीक रहा है। और इसकी औसत पैदावार की बात करें तो हम 6.5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से कृष्ण भाई इसमें हम ले सके। बिल्कुल। और या लगभग 140 दिन में पक्का हमारी यह फसल तैयार हो जावे है। और जो मध्यम बढ़न वाली जो इस किस्म की जो पत्ती का जो रंग की बात करें तो वो हल्का हरा हुआ है। और यह किस्म बीमारी और कीड़ों के लिए यह अवरोधी है, यानी कि कम वो रहेगी और इसमें हम भरपूर इसे किस्म तक फायदा ले सके। और इसी तरह विनोद भाई देखने में आवे एक किस्म हो रहा है थोड़ी मोटे दाने वाली, जिसना सपना बोलते हैं। हाँ, यह भी जो है ना जहाँ पानी की सुविधा होगी उस क्षेत्र में इसको हम बो सके हैं और अच्छी फसल भी ले सके हैं, क्योंकि ये जो किस्म है मध्य बढ़ने वाली किस्म है, लगभग 140 दिन में पक्का या तैयार हो जाए। और इसके दाने हैं जिस तरह के मोटे हुआ, चपटे हुआ और थोड़े से भूरे रंग के भी होंगे। और दाने के ऊपर देखने में आवा है कि छोटे छोटे से काले धब्बे नजर आवेंगे। और यह जो किस्म है ना बीमारियां थे और जो फली बेधक जो कीड़े हैं उनकी भी प्रतिरोधक है, यानी कि इस फसल में जो है ना इस किस्म में इस तरह के कोई कीड़ा नहीं लगेगा। और इसकी औसत पैदावार की लगभग हम बात करें तो वो लगभग 6 क्विंटल प्रति किले के हिसाब से वो निकल जाए। और कृष्ण भाई जिस तरह आपने मोटे दाने वाली फसल बताई ना, हाँ, इसी तरह एक और है मोटे दाने वाली। कौन सी? वह है गरिमा। और इसकी बात जब हम करते हैं, यह भी किस्म हरियाणा के हम सिंचाई वाले क्षेत्र में और सभी प्रकार की जो जमीन है उसमें साइक बिजाई के लिए यह बढ़िया रहा है। और इस किस्म की जो पत्ती है वह चौड़ी और गहरे हरे रंग की हुआ है। और इसका जो दाना है ना वो सपना किस्म से भी मोटा हुआ है जो आपने बताई थी भी, और जिस पर छोटे छोटे काले धब्बे हुए हैं। और यह जो किस्म से यानी जो सपना किस्म के लगभग बराबर 6 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार हम इसमें लेवा है। और लगभग तकरीबन हम इसमें 135 दिनों में यह पक्का हमारी फसल तैयार हो जाती है। और इस किस्म में बीमारी और फली भी वेदक कीड़ा नहीं लगता इसमें। देखिए विनोद भाई, आप जो है ना अभी उन्नत किस्म की बात कर रहे थे किसान भाइयों खातर, लेकिन आप थोड़ी मिट्टी की जांच कर लें कि जो इसमें एक तो जो अम्लीय हो चाहे सेम वाली मिट्टी हो, इन ना छोड़कर बाकी सारी मिट्टियाँ में हम जो है ना इस फसल को ले सके हैं। और खेत की तैयारी का जिक्र करें तो इसकी बिजाई से पहला जो है ना खेत को 2-3 बार भाई जुताई कर लें। उसके बाद जो है ना 2-3 बार ही सुहागा उसके ऊपर जरूर लगाएं। और बीज की मात्रा जो है ना आपने जो लेनी है वो 1 किले खातर 12 से लेकर 15 किलोग्राम बीज लेना है। और मोटे दाने वाली किस्म या फिर भाई 75 बिजाई खातर हमने बीज की मात्रा 18 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ हमने रखनी है। और इसी तरह बीज के उपचार खातर भी हमने जो राइजोबियम का जो टिक्का है उससे हमने इसके जो मसूर की अधिक पैदावार लेने खातर उसको हमने उपचारित करना है। और हाँ, और बिजाई का जो टाइम है देखिए आजकल जो है ना इसकी बिजाई का समय तो वैसे नवंबर के महीने में कर देनी चाहिए थी, लेकिन दिसंबर का जो पहला सप्ताह चल रहा है यानी कि जो दिन चल रही है इसमें बढ़िया रहेगा। बढ़िया, इसमें भी जो है ना आप बिजाई कर सको हो। और इसमें जो है ना 20 से लेकर 25% तक भाई पैदावार कम होने की संभावना, क्योंकि खेती होगी विनोद भाई। बिल्कुल। और बिजाई का जो तरीका रहेगा वो रहेगा भाई कैरा विधि से या फिर पोरा विधि से भाई पंक्तियों में इसको आपने बोना है। और खाद की बात करें तो इसमें लगभग 6 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ के हिसाब ने आपने देनी है। और पूरी खाद भाई बिजाई के टाइम पर ही दे दें। और इसके साथ साथ सिंचाई की बात कर लें तो भाई जो सिंचित जो हमारी स्थितियां बना है धान की फसल के बाद उसमें इसको बो सका है। और साथ ही जो है ना दोमट मिट्टी में भाई जिस तरह के मूंगफली के बाद बिजाई करनी हो तो 2-3 सिंचाई करने की जरूरत पड़ेगी। यदि हल्की सी 2-3 सिंचाइयाँ कर दी जाएँ तो भाई उत्पादन बहुत बढ़िया रहेगा। और फलियाँ बनते टाइम सिंचाई करने पर भाई पैदावार में बढ़ोतरी होगी। और इसी तरह खरपतवार की बात कर लें तो बिजाई के लगभग 4 सप्ताह से लेकर 7-8 सप्ताह के बाद 2 बार भाई व्हील हैंडते या फिर ब्लेड हो इससे खोद कर भाई घास पात निकालने की खरपतवारों का नियंत्रण कर सकें। और इस फसल की वृद्धि में भाई यह जो खरपतवार निकालना है बड़ा बढ़िया रहेगा। और फसल चक्कर में भाई
विनोद भाई फसल चक्कर के थोड़ी जिक्र करियो। बिल्कुल, फसल चक्र देखो, धान और जो दूसरी फसलों की देर तक बिजाई और पानी की कमी और कम उपजाऊ भूमि वाली जो है उसमें दूसरे खर्चा के कारण या जो रबी की फसल तय है या काफ़ी भूमि खाली रह जावा है और इसी भूमि मसूर की खेतों के लिए उपयुक्त समझी जावा है और इसमें दलहन की फसलों की कमी मसूर द्वारा पूरी हो जावा है। इसी तरह जो मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है और फसल की संघनता भी बढ़ जाती है, यानी फसल चक्र तो हमने कृष्ण भाई अपनाना ही चाहिए कोई भी फसल। हाँ। और इसी तरह अगर जो कीड़ों की रोकथाम की हम बात करें तो जो मसूर की फसल में तकरीबन फली छेदक का प्रकोप इसमें ज़्यादा रहा है जो उपज में काफ़ी कमी ला देवा है। तो इस सुंडी के नियंत्रणता भी चने में फली छेदक सुंडी के लिए हमने प्रयोग में आने वाले जो किसी कीटनाशक द्वारा हम इसमें प्रयोग कर सकें और फसल में फूल लगने के टाइम जो कीटनाशक के प्रयोग से इस कीट का नियंत्रण भली भांति हम इसमें कर सकें। और बीमारियों की रोकथाम की जड़े तक हम बात करें तो इस फसल में जो रतुआ है, फिलोडी होगा, जिस तरह कृष्ण भाई जो विषाणु हो गया, अंगमारी की बीमारी होगी और जड़ गलन वाली बात करें तो इस बीमारी की बात करें तो इसका प्रकोप हुआ है। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि केवल जड़ गलन रोग तो ही इस फसल को अधिक बर्बाद करता है और ईब तक कोई भी अगर जो हम बात करें तो इसमें जो देखो बीमारी जो चीज़ है ना इसका तो हमने देख रेख रखनी पड़ेगी इसकी। और कटाई की जड़े तक बात करें तो 70-80% जो फलियाँ सूखने जैसी अवस्था में आ जावे तब फसल की कटाई हम न कर दे, यानी कि लगभग कि 75% से 70-80% हमारा हो जावे तो जब हम इसमें फसल बोले इसका है, क्योंकि फसल सूखने पर जो फलियाँ टूट कर जमीन पर गिरने लगती है। और उपज बढ़ाने संबंधी की अगर जो बात करें तो उन्नत किस्म के बीजों का हमने प्रयोग करना चाहिए, खेत की तैयारी बढ़िया तरीके तब ना करनी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में जो बीज प्रयोग करने चाहिए और बिजाई तक पहले राइजोबियम के टिक्के के उपचार भी करना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। और इसी तरह जो बिजाई नवंबर के महीने में पूरी कर लेवे, अगर जो नहीं करी हो तो जिन भाई ने इन दिनों में कर लेवे और सही टाइम पर सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण करे। और इसी तरह जो सिफारिशुदा खादों और उर्वरकों का हमने प्रयोग करना चाहिए। और कृष्ण भाई हमारे बार का है कि भाई तो हमें जो जमीन है उसका हमने चेक कराना चाहिए, ठीक है। और जो भी हमें कोई भी दवाई लेवा है या फिर उर्वरक लेवा है उसमें भाई हमने पक्का बिल जरूर उसमें लेना चाहिए। विनोद भाई इसके साथ साथ जो है ना एक जरूरी सूचना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत 0-4 वृहित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात नंबर 1 कृषि संस्थानों के लिए उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 3 पुरस्कार, नंबर 2 कृषि अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 4 पुरस्कार हैं, नंबर 3 कृषि प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 4 पुरस्कार हैं, नंबर 4 किसानों द्वारा नवोन्मेष एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 4 पुरस्कार हैं। अधिक जानकारी और आवेदन पत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट www.icar.org.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। तो यह तो बढ़िया जानकारी दी आपने कृष्ण भाई। और चने की हमारी जो इसकी भी जो बात होगी और ईब आगे देखिए विनोद भाई मौसम का थोड़ा जिक्र करेंगे, इसके साथ साथ जो है ना कल के कार्यक्रमों का भी जिक्र करेंगे। आज के जो मौसम की जानकारी है वो इस तरह है, यानी कि आज जो है ना अधिकतम तापमान रहा 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहा 16 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस। और कल रविवार है, तारी चिट्ठी हमारे गीत कार्यक्रम रहेगा, लेकिन सोमवार 6 तारीख को हम चर्चा करेंगे चना फसल की देखभाल पर। तो इब थोड़ा कुछ मनोरंजन भी करवा दो। हाँ विनोद भाई, देखिए किसान भाई काफ़ी देर तक इंतजार कर रहे होंगे, तो भाइयों का कराओ मनोरंजन, लेकिन कुछ अंतराल के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है।
और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। तेरी तायस पीतस कच्ची होके बहू मिलके तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, अब क्यों देर लगाई। तायस पीतस कच्ची होके बहू मिलके तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, अब क्यों देर लगाई। बहू क्यों देर करे से, क्यों ना घर ने चाले, केले जैसा गात बहू का खड़ी पदम निसिहाले। चार असर पी तेरी पीतस घले, चार असर पी तेरी पीतस घले, बहू तेरे मुंह दिखाई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। मेरी तायस पीतस कच्ची होके बहू मिलके तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई।
ठा मुँह देखण लगी, पल्ला ठा मुँह देखण लगी। कच्चा रूप का चाला, गोरा 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 कात बहू का जन तेरा चांद उजाला। सबते डंगे निराला से, हाँ सबते डंगे निराला से, बहु धन से जिसने चाई, चाल बहु घर उठने फिर क्यों देर लगाई। तेरी ताय से पिता से कैची हो गए, बहु मिल के तारण आई, चाल बहु घर उठने फिर क्यों देर लगाई। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। विनोद भाई, अंतराल से पहले अपना रागनी जो सुनवाई बहुत बढ़िया कि तेरी तायस पीतस इकट्ठी होकर मिलकर तारण आई। तो विनोद भाई, इस तरह जो है ना भाइयों का मनोरंजन आपने करवाया और ये भी लेंगे थोड़ा सा अंतराल। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। और इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसानवाणी यहीं पर समाप्त होता है। भाइयों से लें इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।